नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का अध्ययन पूर्ण हो चुका है और तृतीय पर्व का भाग 1 से लेके भाग 26 तक का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। इन सभी भागों का वाचन आप मेरे चैनल से वीडियो के रूप में प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 27। हिरण्मयी देवी लोगों की दृष्टि में शरतचंद्र की पत्नी थी या मात्र जीवन संगिनी। इस प्रश्न का उत्तर होने पर भी किसी ने उसे स्वीकार करना नहीं चाहा, लेकिन इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि उनके प्रति शरद बाबू का प्रेम सचमुच हार्दिक था। अल्प शिक्षिता, अनेक बातों से अनभिज्ञ, सरल सरल प्राणा ग्रामीण महिला हिरण्मयी शरतचंद्र की प्रतिभा की तुलना में कहीं नहीं ठहरती थी। जब भी कोई उनसे शरद साहित्य के अमर नारी पात्रों की चर्चा करता तो हंस पड़ती, कहती, मैं मूर्ख भला उनको क्या जानूं, तुम्हारे दादू ही जानते हैं। पार्वती की बातें चलने पर एक दिन बोली, रहने दो अपने दादू की बात। देवदास चित्र के आते ही 2 लड़के लड़की झील में डूब मरे। और एक दिन वह जलधर सेन की एक पुस्तक पढ़ रही थी। आंखों से झरझर बह रहा था पानी कि शरतचंद्र आ गए। बोली, तुम यह सब क्या छाई पास यानी कि कूड़ा करकट लिखते रहते हो, ऐसी किताब लिखो ना। कितनी भोली थी वे, परंतु अपने अंतर के ऐश्वर्य और निश्चल प्रेम से उन्होंने उस सर्वजन चित्त जयी कथा शिल्पी के चित्त को जीत लिया था। वह जितनी धर्मशीला थी, उतनी ही कोमल हृदया और सेवा परायणा भी थी। लेकिन वह शरतचंद्र के साथ कभी किसी मित्र या नातेदार के घर नहीं जाती थी। सुना गया था कि उनका अभियोग था। शरतचंद्र ने उनसे विधिवत विवाह करके उन्हें अभी भी पत्नी की संज्ञा नहीं दी है। कहते हैं इसीलिए उन्होंने शांताबेड़ में वैदिक रीति से विवाह करके उन्हें विधिवत पत्नी की संज्ञा दी थी। फिर भी वह कभी उनके साथ कहीं नहीं गई। हाँ, शरद बाबू के रिश्तेदार और मित्र प्रशंसक जो भी उनके घर आते थे, उनका वह बड़े स्नेह से स्वागत सत्कार करती थी। खूब खिलाती पिलाती, घर गृहस्थी की मीठी मीठी बातें करती। उनके प्यार की सीमा नहीं थी। घर पर उनका एक छत्र शासन था। लेकिन यह बात भी क्या आश्चर्यजनक नहीं है कि उन दोनों का एक भी चित्र ऐसा नहीं है जिसमें वे दोनों साथ हों। स्वयं हिरण्मयी देवी का अकेले भी कोई चित्र नहीं मिलता। बर्मा में एक बार उन्होंने ऐसा करने का प्रयत्न किया था तो ठीक समय पर उनके पेट में तीव्र दर्द होने लगा था और वह चित्र नहीं खींच सका था। ऐसा लगता है कि उन्हें चित्र खिंचवाने से तीव्र अरुचि थी। इसीलिए शरद बाबू ने फिर कभी उनसे आग्रह नहीं किया। उस दिन उनके एक नाटक की मंच पर 50वीं रात्रि थी। उनके प्रशंसकों ने आग्रह किया कि वह हिरण्मयी देवी के साथ मंच पर आएं और फोटो खिंचवाएं। तब शरद बाबू ने उत्तेजित होकर कहा था, नाटक मैंने लिखा है, हिरण्मयी देवी ने नहीं। उस उत्तेजना के पीछे वही तथ्य था। समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। ना किया हो, शरतचंद्र ने तो संपूर्ण मन से उनका वरण किया था। मार्मिक कर्मकांड में उनका विश्वास नहीं था।
लेकिन हिरणमयी देवी के अनुष्ठानों में वह बराबर योग देते थे। काशी की असाध्य गर्मी भी उन्हें इस कार्य से विरत नहीं कर सकती थी। कलकत्ता में उन्हें प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए ले जाते थे। उनके स्वास्थ्य के प्रति उनकी चिंता असीम थी। उस बार जब निमोनिया होने पर मणिन्द्र नाथ राय उन्हें देखने आए तो करुण स्वर से शरद बाबू ने कहा था, डबल निमोनिया है, ऐसा लगता है इस बार बचा ना पाऊंगा। छाती, पीठ सब कहीं सर्दी जम गई है। ज्वर खूब तेज है। अचेतन अवस्था में है। और कहते कहते आंखें जल से भर उठी। बाहर जाने पर यह चिंता और भी मुखर हो उठती थी। अपने देवघर प्रवास में उन्होंने रामकृष्ण मुखोपाध्याय पुकारने का नाम होंदल को एक पत्र लिखा था। उससे हिरणमयी देवी के प्रति उनकी चिंता स्पष्ट हो जाती है। होंदल 8-10 दिन में केवल एक चिट्ठी द्वारा ही घर की खबर मिली है। अस्वस्थ देह होने पर सबकी बड़ी चिंता हो जाती है। तुम्हारी मामी चिट्ठी लिखना नहीं जानती, इसलिए अनुग्रह करके यदि तुम ही रोज नहीं तो 2-1 दिन बाद एक पोस्टकार्ड लिख दो तो चिंता कम हो। देवघर पहुँचते ही उन्होंने स्वयं हिरणमयी देवी को एक पत्र लिखा था। पत्नी को लिखे गए उनके केवल 2 ही पत्र मिलते हैं। उनमें एक यह है, कल्याणयाशु बड़ी बहू कल 3:30 बजे यहाँ आ पहुँचा। स्टेशन पर सत्य मामा और मृत्युंजय मोटर लेकर आ गए थे। रास्ते में ज़रा भी कष्ट नहीं हुआ। हरिदास का यह मालंच भवन चमत्कार है, बहुत सुंदर है, जगह भी बहुत है। पाखाना नीचे है लेकिन सुंदर है। आज सवेरे चाय के लिए बकरी का दूध मिल गया। बता दिया है कि क्रमशः 1 सेर दूध तक की मुझे आवश्यकता होगी। मच्छर बहुत हैं। कल रात मसहरी नहीं लगाई। सोचा मच्छर नहीं है, लेकिन 3-3:30 बजे रात को मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया। किसी तरह लिहाफ में मुंह दबाकर पड़ा रहा। जाड़ा है इसीलिए रक्षा हो गई। सभी कहते हैं कि 1-2 महीने रहने पर शरीर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। देखता हूँ कितने दिन रह सकता हूँ। चिंता मुझे तुम्हारी है। असावधानी बरतने के कारण तुम बीमार हो सकती हो। तुम्हारी बीमारी का समाचार जिस दिन भी मिलेगा उसी दिन देवघर छोड़कर कलकत्ता चला आऊँगा। यहाँ का तेल और घी अच्छा नहीं है, इसलिए सत्य मामा ने कहा है कि ये दोनों चीज़ें वह ला देंगे। गेहूँ खरीद कर उनके घर भेजने होंगे। वह जेल खाने में उनके पिसवाने का प्रबंध कर देंगे। ऐसा लगता है यहाँ कोई खास नष्ट नहीं होगा। घूमने की आवश्यकता है। मोटर चाहिए, पैदल घूमने की शक्ति नहीं है। शायद काली को गाड़ी लेकर यहाँ आना हो। 6-7 दिन बाद ठीक निश्चय करके लिखूँगा। बूढ़ी बाधा कहीं अत्याचार करके बीमार ना पड़ जाएं। दीदी घर चली गई होंगी। अगर रह सके तो तुम सबको सुविधा होगी। रसोइया मिल गया कि नहीं? मुझे चिंता है। जिस तरह हो, जितने पैसे देने पड़े, कोई आदमी रख लो, नहीं तो घर में सबको कष्ट होगा। प्रकाश को यह पत्र दिखा देना और कहना कि अब उसी के ऊपर सब भार है।
कोई बीमार हो तो मुझे तुरंत सूचना दें। आज या कल डॉक्टर कुमुद शंकर को चिट्ठी लिखूंगा। प्रकाश उन्हें मेरे यहाँ आने का समाचार दे दे। छोटी बहू, बच्चे, हौंदल, प्रकाश और तुमको मेरा आशीर्वाद। दीदी को मेरा प्रणाम कहना। फरवरी 1937 ईस्वी। शुभाकांक्षी श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। पुनः बाजार से लौटकर अभी मृत्युंजय ने बताया है कि उसने तार द्वारा मेरे यहाँ पहुँच जाने की सूचना दे दी है। इस पत्र में शरद बाबू ने हिरणमयी देवी को कल्याणेशु कहकर संबोधित किया है। यह कोई प्रेम संबोधन नहीं है, लेकिन उसके शब्द से उनका गहरा प्रेम प्रकट होता है। वे उन्हें सदा बहू या बड़ी बहू कहकर पुकारते रहे। वह सुंदर नहीं थी, किंतु उनकी दृष्टि में वह प्रेम का अंजन लगाती थी। वह उनके रूप की प्रशंसा करते नहीं, अघाते थे। कहते, बड़ी बहू का रंग खूब गोरा ना होकर भी उनके जैसी फिगर देह यष्टि बंगाली नारी में बहुत कम देखने को मिलती हैं। समय समय पर अपने मित्रों और प्रशंसकों को जो उन्हें पत्र लिखे, उसमें उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ अपने गृहस्थ जीवन की चर्चा की है और अपनी सफलता का श्रेय बड़ी बहू को दिया है। उनके पत्रों से यह भी पता लगता है कि हिरणमयी देवी उनके खान पान और आने जाने पर भी अंकुश रखती थी। एक सेर तम्बाकू 7 दिन चलाने का आदेश था, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ प्रेम का उच्छ्वास हार्दिकता और गहन आत्मीयता में बदल गया था। इस पत्र से यह भी स्पष्ट है कि भाई के बच्चों के लिए वे कितने चिंतित रहते थे और अपनी दीदी के प्रति कितनी श्रद्धा थी उनमें। अनजाने अपरोक्ष में इस दीदी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, तभी वे उन्हें अपने साहित्य में अमर कर गए। देवघर से लौटने के बाद वह अधिक दिन स्वस्थ नहीं रह सके। बार बार पत्रों में उसी बात की चर्चा करते थे। हरिदास को लिखा, मैं ठीक नहीं हूँ, शरीर सचमुच ही टूट गया है, कुछ न कुछ लगा रहता है, कितने दिन कटेंगे, प्रतिदिन मन ही मन इसका हिसाब रखता हूँ, आशा है अब बहुत दिन नहीं लगेंगे। बैरागी का जीवन जितना शीघ्र जाए उतना ही मंगल। मामा डॉक्टर सत्येंद्र नाथ गांगुली को लिखा, जीर्ण ग्रह में कितने भूतों ने आश्रय लिया है। आराम कुर्सी पर लेटे लेटे यही बात सोचता हूँ और कहता हूँ, दयामय देर कितनी है। मृत्यु के पदचाप पास और पास आ रहे थे, पर उनका मन जरा भी स्वस्थ होता तो वह मित्रों के सुख दुख और मान सम्मान को लेकर व्यस्त हो उठते। देवघर से लौटने के बाद उन्होंने अनुभव किया, उनके स्नेही मित्र असमंजस मुखोपाध्याय का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि रसचक्र के तत्व अवधान में उनका सम्मान किया जाए और प्रायः सभी लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों के सामने बेल गच्छिया के द्वार का कानन में पूरे विधि विधान के साथ अपने सामने बिठाकर उन्होंने मुखर्जी महाशय का अभिनंदन किया, उन्हें बहुमूल्य उपहार दिए, मानपत्र पढ़ा और उसके बाद प्रचुर भोजन की व्यवस्था में भी कोई
त्रुटि नहीं हुई और इन सब का खर्च वहन किया स्वयं शरतचंद्र ने। लेकिन यह उत्साह अल्पजीवी था। दयामय अब अधिक देर करने के मूड में नहीं थे, इसलिए इस बार रोग ने पेट पर आक्रमण किया। डॉक्टरों ने परीक्षा करने के बाद घोषणा की कि डिस्पेप्सिया है। अब डिस्पेप्सिया का इलाज आरंभ हुआ। दवा पर दवा खानी पड़ी, लेकिन सुधार के खाते में शून्य के आगे उन्नति नहीं हुई। परिजन चिंतित हो उठे। ऐसे अवसर पर प्रायः उन्हें अपने मित्र और मामा सुरेंद्र नाथ गांगुली की याद आती थी। सूचना मिलने पर वह आए। देखा कि सब कुछ गड़बड़ है। आवश्यकता इस बात की है कि रोगी का खाना व्यवस्थित किया जाए। लेकिन बड़ी कुछ नहीं सुनना चाहती। उनकी मान्यता है कि यह सब न खाने के कारण हुआ है। वे सदा इस बात की चिंता करती हैं कि शरत खूब खाएं। वह खाते हैं और फड़फड़ाते हैं और डॉक्टर के बहुत कहने पर चाय छोड़ने का प्रयत्न किया, पर इतने पुराने और इतने घनिष्ठ मित्र की ममता कैसे छूटे। मामा ने कहा, अभी बहुत काम करने को है। वह बोले, अब तो रोग की यंत्रणा भोगने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया है। मामा ने उत्तर दिया, देश अभी तुमसे बहुत आशा करता है। एक दीर्घ निश्वास खींचकर शरद बाबू बोले, सचमुच बहुत काम बाकी पड़ा है। समय पा सकता तो असमाप्त पुस्तकों को पूरा कर देता। सुरेंद्र नाथ ने विश्वास दिलाया, समय मिलेगा। लेकिन वह समझ गए थे कि अब समय नहीं रह गया है। वैरागी मन और भी वैरागी हो उठा था। मामा कुछ दिन बाद लौट गए। अधिक रहना उनके लिए संभव नहीं था। वैद्यों ने कहा, राजगृह जाने से लाभ हो सकता है, लेकिन तबीयत तेजी से गिरती आ रही थी। वहाँ जाना अब संभव नहीं था। स्वास्थ्य जब बहुत गिर गया तो प्रकाश चंद्र ने फिर मामा को सूचना दी। लिखा, तुरंत चले आओ। सुरेंद्र नाथ आए। काली पूजा का उत्सव समाप्त हो चुका था। शरत के जरा जीर्ण शरीर को देखकर वह चकित रह गए। समझ गए कि यहाँ से बाहर ले जाए बिना उनका बचना असंभव है। शरतचंद्र ने कहा, इस रोग की कोई चिकित्सा नहीं है, मुझे शांति से जाने दो। यही रूप नारायण के किनारे प्रभास की समाधि के पास। सुरेंद्र नाथ बोले, यह क्या व्यर्थ की बातें करते हो? लेकिन ये व्यर्थ की बातें नहीं थी। मृत्यु की पदचाप वे दोनों ही खूब पा रहे थे, फिर भी भूलने का प्रयत्न करते थे। कभी मछलियों की चिंता करते तो कभी बगीचों में फूलों को लेकर व्यस्त हो उठते। परिजन, मित्र, प्रशंसक अब भी सदा की तरह उनसे मिलने के लिए आते और उनकी यह अवस्था देखकर चिंतापूर्ण हो उठते। एक दिन आए हिंदी के एक लेखक अमृतलाल नागर। उनका एक मित्र शरद बाबू का इतना भक्त था कि पुस्तकों की अलमारी पर श्री गणेशाय नमः के स्थान पर श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय नमः लिखा हुआ था। स्वयं शरतचंद्र ऐसा ही एक भक्त नागरी से मिले थे।
उसने घर में मंदिर बनाकर वेदी पर शरद बाबू की पुस्तकें सजा रखी थी। प्रतिदिन पूजा और पाठ का क्रम निर्बाध कर रूप से चलता था। उसी एकांत में उसने शरद बाबू को अपनी सारी कहानी सुनाई थी। एक भद्र पुरुष की रक्षिता थी। कैसी सांत्वना मिली थी शरद बाबू को उस दिन, जैसे उनका साहित्य सार्थक हो गया था। नागर भी उनसे कम प्रभावित नहीं थे, अक्सर मिलने आते थे। इस बार आए तो देखकर चकित रह गए। पापा की संग्रहणी की शिकायत है, पाया की संग्रहणी की शिकायत है। जो कुछ खाते हैं वह हजम नहीं होता। कैटर ओट तक हजम नहीं कर पाते, सूख कर कांटा हो गए हैं। शरद बाबू नागर को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बोले, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई। अब इस यौवन में मुझे कोई भी लालसा नहीं बाकी रही है। यह शरीर भी प्राय निर्जीव सा हो चुका है, बहुत थक गया है। यमराज जिस वक्त भी मुझे इनविटेशन कोई भेजेंगे, मैं उसी वक्त जाने को तैयार बैठा हूँ। कोई क्षण चुप रहने के बाद जैसे अंतर में आवारा मन जाग आया हो। बोले, इच्छा होती है कि जलवायु परिवर्तन के लिए बंगाल छोड़कर चला जाऊं, लेकिन किसी एक जगह जमकर रहने की तबीयत नहीं होती है। सोचता हूँ ट्रेन ही ट्रेन घूमूं, अधिक से अधिक एक एक जगह एक एक दो दो दिन ठहरता हुआ। नागर ने कहा, यह तो शायद आपके लिए ठीक ना होगा, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं। उन्होंने कुछ उत्तर दिया, चुपचाप आंखें बंद करके लेट गए। उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, चुपचाप आंखें बंद करके लेट गए। नागर ने फिर कहा, आप हमारे लिए चलें। लखनऊ में इस रोग के एक विशेषज्ञ हैं, कनखल में भी इस रोग का इलाज बहुत अच्छा हो सकता है। ऋषिकेश, हरिद्वार, कनखल, कहीं भी आपके रहने का प्रबंध कर सकता हूँ। आप स्वस्थ हो उठेंगे। शरद बाबू को जैसे कुछ उत्साह हुआ। बोले, वहाँ तो बहुत सर्दी पड़ती है, मैं उसे कैसे सह सकूँगा। अच्छा, सोच कर देखूँगा। परसों कलकत्ता जा रहा हूँ, वहाँ से मैं तुमको पत्र लिखूँगा। संध्या के समय जब नागर उनके चरण छूकर पालकी में बैठने लगे तो सहसा उन्होंने कहा, ठहरो अमृत, मैं इस समय तुम्हें रूप नारायण की शोभा दिखलाना चाहता हूँ। पालकी से उतरकर नागर उनके साथ किनारे तक गए। आकाश में तारे छिटक रहे थे, शायद पूर्णिमा थी। हाथ से इशारा करते हुए उन्होंने बतलाया, जब बाढ़ आती है तो पानी मेरे बंगले की सतह को छूता है। अब मुझे बहुत अच्छा मालूम होता है। जी करता है कि एक जहाज ले लें और घूमते रहें, कभी धरती पर ना आए। जैसे वही चिरपरिचित आवारा मन बोल रहा हो। नागर समझ गए थे कि उस दिन अंतिम बार रूप नारायण के तट पर खड़े हुए उस महान कलाकार के दर्शन कर रहे हैं। उस रूप नारायण नट से शरद बाबू को बहुत प्यार था। अक्सर किनारे पर बैठकर उसे देखा करते
जो कोई उनसे मिलने आता स्वयं उसके साथ जाकर उस नद की चर्चा करते। कुछ दिन पूर्व एक और हिंदी लेखक वाचस्पति पाठक उनसे मिलने आए थे। जब वह लौट रहे थे तो उन्होंने उन्हें रोका था और कहा था, एक चीज़ देखने जाओ। वे देखते ही रह गए थे। उनके सामने रूपनारायण नद का विस्तार फैला पड़ा था। उस समय उसमें पानी नहीं था, लेकिन रेत का विस्तार कम प्रभावशाली नहीं होता। उन्हें बड़ा खड़ा करके वे पीछे हट गए। उस विस्तार ने जैसे पाठक को जकड़ लिया। वे सचमुच कलाकार थे, सौंदर्य के उपासक। जो सौंदर्य है वही पुरुष है, वही प्रकृति है। इसीलिए जो सौंदर्य का उपासक है वह प्रकृति का भी उपासक है। मनोरम और भयानक प्रकृति के इन दोनों रूपों का और स्वयं भगवान का भी, क्योंकि सर्वोच्चतम सौंदर्य ही तो भगवान है। नागर लौट गए। सोच रहे थे कि आज यह महान लेखक कितना भावुक हो उठा है, कितना स्नेह भरा है इसके अंतर में। यशस्वी होकर लोग सर्वोत्तम हो उठते हैं और अपने मित्र को भ्रष्ट कर डालते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने दुखों के बीच अपनी यात्रा आरंभ की, न जाने कितने पद घाटों की धूल फाकी, तथाकथित पाप भी किए, पर ईमानदारी, साहस और करुणा को कभी नहीं छोड़ा और अंत में उन्हीं करुणा के कारण महान बन गया। अनंत ललाट, लंबी नाटक और बड़ी अंतभेदी आंखें। उस दिन कितनी पुरानी बात है, वह स्वस्थ थे। कितनी चर्चा की साहित्य में घुस आई राजनीति की प्रेमचंद की। उनकी कहानियाँ शरद बाबू ने पढ़ी थी। बहुत वर्ष पहले सप्त सरोज पढ़कर उन्होंने दिल्ली पुस्तक एजेंसी कलकत्ता के श्री महावीर प्रसाद पोद्दार को, जो अक्सर उनके पास जाते थे, लिखित सम्मति दी थी। गल्पें सचमुच बहुत उत्तम और भावपूर्ण हैं। रविंद्र बाबू के साथ इनकी कल्पना करना अन्याय और अनुचित साहस है, पर और कोई भी बंगला लेखक इतनी अच्छी गल्प लिख सकता है, इसमें संदेह है। उन्होंने यह भी कहा था, तुम लोग अपने साहित्य का सभापति किसी साहित्य महारथी को न बनाकर राजनीतिक नेताओं को क्यों बनाया करते हो? नागर ने उत्तर दिया, हिंदी में स्वयंभू कर्णधारी का एक दल है जो अपनी तबीयत से यव सब किया करता है, वरना हमारी हिंदी में भी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त, निराला पंत आदि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। शरद बाबू ने कहा, हमारे यहाँ बंगाल में भी अधिकतर साहित्य सम्मेलन के सभापति बड़े बड़े जमींदार ही बनते हैं, लेकिन यह बात मुझे पसंद नहीं है, जिन्हें साहित्य शब्द के वास्तविक अर्थ का ज्ञान नहीं, उन्हें सम्मेलन का सभापति बनाना महज हिमाकत है। लेकिन इस सब के
बीच उन्होंने कई बार बड़े स्नेह से नागर से कहा था, देखो अमृत, तुम अभी बच्चे हो, फिर तुम्हारे सिर से तुम्हें तुम्हारे पिता का साया भी उठ चुका है। दुनिया ऐसे आदमियों को हर तरह से ठगने की कोशिश करती है। तुम्हारे साथ गृहस्थी भी है। ऐसे मैं तुमसे यह सब कहता हूँ, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि अगर तुम्हारे पास 4 पैसे हों तो अधिक से अधिक इन्हीं चारों को खर्च करना, लेकिन कभी किसी से 5वां पैसा उधार मत लेना। बहुत दिन पहले नागर से उन्होंने कहा था, मेरे प्रोफेसर ने मुझे 2 बातें बताई थी। एक तो यह कि कभी किसी की व्यक्तिगत आलोचना न करना, और दूसरे जो कुछ भी लिखो वह तुम्हारे अनुभव के बाहर की चीज़ ना हो। यही 2 बातें मैं तुम्हें बतलाता हूँ भाई। किरणमयी भी तो दिवाकर की कहानी विष की झुर्री पढ़कर यही कहती हैं, जिसे तुम खुद नहीं समझते उसे दूसरों को समझाने की मिथ्या चेष्टा अब मत करो। जिसे नहीं पहचानते उसका अनाप शनाप परिचय दूसरों को मत दो। कोरी कल्पना केवल गाड़ ही सकती है, उसमें जान नहीं डाल सकती। ढो सकती है पर राह नहीं दिखा सकती। उस दिन ग्रामोफोन पर इनायत खां सितार बाइक का रिकॉर्ड बज रहा था। आखिर सितार वादक का रिकॉर्ड बज रहा था। आखिर में उसने अपना नाम बताया। वह मुस्कुराए, फिर हुक्के का कश खींचते हुए बोले, भाई तबीयत मेरी भी करती है कि मैं अपना रिकॉर्ड बनवाऊं, और आखिर मैं भी इसी लहजे के साथ कहूं कि मेरा नाम है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। नागर का आना घर के लोगों को बहुत अच्छा लगा। शरत बाबू में कलकत्ता जाने का उत्साह दिखाई दिया। जैसे गहन अंधकार में कोई प्रकाश की खिड़की खोल गया हो। मराठी के प्रसिद्ध साहित्यकार भाषा बरेरकर से भी उनका बड़ा स्नेह था। एक दिन लेखक ने मामा से कहा, मामा, शरत बाबू पशुओं से बड़ा प्रेम करते थे। वह अपनी बात पूरी कर पाता कि मामा बोले उठे, इसीलिए तो वह मुझे भी प्यार करते हैं। और हठास के बीच मामा ने बताया, मैंने एक दिन शरत बाबू से कहा, आपके कोई संतान नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया, मामा तुम जानते हो मैं क्या हूँ, क्या मैंने नहीं किया, कौन से रोग मेरे शरीर में नहीं हैं। क्या तुम चाहते हो कि अपने पीछे मैं ऐसी संतान छोड़ जाऊं? उन दिनों जैसे उनकी संवेदना मुक्त हो चुकी थी। सुबह चाय पीने के बाद वह पैसे लेकर बैठ जाते और भिखारियों को बांटते रहते। जब कभी पुजारी अस्वस्थ हो जाता तो स्वयं राधा कृष्ण की पूजा करते। आँखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती। आखिर निश्चित हुआ कि रविवार के दिन कलकत्ता जाएंगे। तभी अचानक विवाद खड़ा हो गया। पंडित जी को बुलाकर बड़ी बहू ने पूछा, रविवार को जाना
क्या ठीक होगा? पत्रा खोलकर पंडित जी ने गणित किया। बोले, रविवार के दिन कलकत्ता जाने का योग नहीं है। सुनकर बड़ी बहू एकदम घबरा उठी। शरदचंद्र उन बातों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बड़ी बहू करती थी। उन्होंने घोषणा की, रविवार को जाना नहीं हो सकता। परंतु इस निश्चय की सूचना शरद बाबू को कौन दे? वह तुरंत मना कर देंगे और कहेंगे, नहीं, रविवार को ही जाऊंगा। अंत में सबने मिलकर एक उपाय ढूंढ निकाला। प्रकाश चंद्र, पंडित जी और सबसे अंत में आंखों में आंसू भरे बड़ी बहू, तीनों शरद बाबू के पास पहुँचे। आंखें बंद किए वह आराम कुर्सी पर लेटे थे। पग ध्वनि सुनकर उन्होंने दृष्टि उठाई और प्रकाश से पूछा, क्या है खोका? रविवार को जाना ना होगा। मामा क्या कहते हैं? सोमवार। भी यही सोचता हूँ। कल सब काम पूरे भी नहीं होंगे। सोमवार ही ठीक है। कलकत्ता जाने के लिए वह तैयार हो गए थे, लेकिन इसी शर्त पर कि शुक्रवार को लौट आएंगे। सोमवार के सवेरे सब कामों में चिट्ठी पाकर उन्होंने राधा कृष्ण को प्रणाम किया और मंद मंद स्वर में रविंद्रनाथ का यह गीत गाते हुए चल पड़े। पधेर पथिक गरेच्छौ आमाए सेई भालो ये सेई भालो आलेया ज्वलाले प्रांतर भाले मेई आलो मोर सेई आलो। गांव से विदा लेते हुए उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही थी। शरीर बहुत दुर्बल हो चुका था। मांसहीन पैरों में सुंदर चीज़ें और पॉलिश किया हुआ बादामी जूता, ऐसा लगता था जैसे किसी ने महाप्रयाण के लिए श्रृंगार किया हो। फक्कड़ कबीर ने गाया है ना, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा। यह साजन के घर जाने की तैयारी ही तो थी। स्टेशन पर पहुंचकर सुरेंद्रनाथ ने कहा, तुम्हारे लिए सेकंड क्लास का और अपने तथा गोपाल के लिए थर्ड क्लास का टिकट ले आता हूँ। शरद बाबू ने उत्तर दिया, यह कैसे हो सकता है? सब इंटर क्लास में साथ चलेंगे। उस दिन केवल भावुकता के कारण ही वह ऐसा नहीं कर रहे थे। मनुष्य से सदा ही उन्हें ऐसा प्रेम रहा है। उड़िया देश का वह भोला अनेक वर्षों तक उनके साथ रहा। सामता बेड़ आने पर भी वह कई वर्ष उनके साथ था। वहाँ कहीं भी वह जाते थे, वह उनका चिरसंगी था। उनका अंतरंग एक दिन मुबारक छुट्टी लेकर वह सदा के लिए अपने देश चला गया। तब उन्होंने जिस सेवक को अपने साथ रखा वह था ननी। सांप के काटने से अचानक उसकी मृत्यु हो गई थी। उसको बचाने के लिए शरद बाबू अत्यंत व्यस्त हो उठे थे। अपने खर्च पर उसे इलाज के लिए कलकत्ता भेजा। रात भर उसकी चिंता करते रहते, लेकिन वह बच नहीं सका। यह समाचार पाकर उनकी व्यथा का पार नहीं रहा। कहा, सवेरे से रात तक रास्ते की ओर देखता हुआ बैठा हूँ।
कि कोई अच्छी खबर लेकर आएगा। वह तो अच्छा नहीं हुआ। वह तो नहीं हुआ तो यह क्या खबर ले आए। जब तक वह जीवित रहे ननी के परिवार की आर्थिक सहायता करते रहे। उनके नहीं रहने पर हिरणमयी देवी ने यह सहायता जारी रखी। ड्राइवर काली को तो शरद बाबू अपने घर का सदस्य मानते थे। उस दिन वह असमंजस मुखोपाध्याय के साथ एक यूरोपियन होटल में चाय पीने के लिए गए। एक कप का मूल्य था 8 आने। बंगाल दुकान में वही चाय जो पैसे में मिलती थी। काली ने कहा, मैं बड़ी जाकर चाय पी आता हूँ। शरदचंद्र तुरंत बोले, अब हम यहाँ पी रहे हैं तो तुम वहाँ किस लिए आओगे। इसीलिए उस दिन भी वे गोपाल के साथ एक भी डिब्बे में बैठे। मार्ग में किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक परिचित डॉक्टर ने आकर प्रणाम किया। पूछा, आप कैसे हैं दादा। शरदचंद्र बोले, तुम ही बताओ कैसा लगता हूँ। पहले से अच्छे दिखाई देते हैं। तुम डॉक्टर जाति के हो, मेरा यही विश्वास था। आज यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया। डॉक्टर ने कहा, इतना बड़ा सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं आप। एक क्षण चुप रहकर शरद बाबू फिर बोले, डॉक्टर तुम बहुत बड़ी तरह जानते हो कि मैं ठीक नहीं हूँ। यह भी जानते हो कि मुझसे ऐसी बात नहीं होगी चाहिए, इसीलिए तुमको बड़ा मानता हूँ। कई क्षण इसी तरह की बातें करते रहे। अंत में बोले, बहुत दिनों से मैं अपनी स्थिति जानता हूँ। पेड़ पौधों को लेकर घूमने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी दिन दादा अच्छा होने के लिए लगता है वही एक उपाय है। मन को निरुद्वेग कर दीजिए, तब देखेंगे कि कैसे आप ठीक हो गए हैं। इन्होंने सिर हिलाकर उत्तर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए भाग में, एक नए वीडियो में एक नया भाग लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।